हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 148A ऑनवर्ड्स। सेक्शन 148A बात करता है कैवियाट के कॉन्सेप्ट की। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है इसको हम पढ़ेंगे अभी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चीज पता होनी चाहिए कि 148A प्रीलिम्स के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड दैट इज वाई हमको इस कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अब इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए जो है, इसने ए नाम बहुत बोरिंग सा नाम है, मैरी। एक पर्सन है मैरी, उसने जेम्स के खिलाफ सूट फाइल कर दिया। मैरी ने जेम्स के खिलाफ सूट फाइल कर दिया। किस चीज के लिए? कि जेम्स मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा लेके बैठा हुआ है एंड हम जेम्स को इस प्रॉपर्टी से बाहर निकालिए। तो मैरी ने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली है या फिर सूट फाइल किया है कि जेम्स को एक प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया जाए जो कि मेरी प्रॉपर्टी है। ओके, अब क्या होता है, अभी सूट फाइल हो चुका है। उसके बाद जेम्स को लगता है कि मैरी जो है ना, जरूर जरूर मेरे खिलाफ एक इंजंक्शन की एप्लीकेशन भी फाइल करेगी। मतलब कि एप्लीकेशन हमको पता होगा, सूट के दौरान कभी भी फाइल कर सकते हो आप इंजंक्शन की एप्लीकेशन या कोई और एप्लीकेशन। सूट जब स्टार्ट हो जाता है उसके बीच में कभी भी एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो। ओके, तो जेम्स को लगता है कि मैरी जो है ना, कभी भी इंजंक्शन की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकती है कि सर फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ये केस डिसाइड नहीं होता है उस टाइम तक के लिए जेम्स को प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दीजिए। जब सूट का डिसीजन आएगा तब तो आएगा, तब जो आप बोलोगे मानना ही पड़ेगा हमें। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, जब तक डिसीजन नहीं आता है तब तक जेम्स को प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दीजिए और एक रिसीवर अपॉइंट कर दो प्रॉपर्टी का, जो कि एक न्यूट्रल पर्सन होगा, प्रॉपर्टी की वो देखरेख करेगा। ओके, अब अभी मैरी ने एप्लीकेशन फाइल करी नहीं है, जेम्स को लगता है कि वो कभी भी कर सकती है। ओके, तो जेम्स क्या करता है, वो कोर्ट में जाता है। जेम्स कोर्ट में जाता है और एक एप्लीकेशन फाइल करता है कि सर जब भी मैरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करेगी ना, उसी टाइम आप मेरे को नोटिस दे देना। ओके, आप मेरे को नोटिस दे देना कि एक इंजंक्शन की एप्लीकेशन फाइल हुई है। इससे ये होगा कि कोर्ट जो है एक्स पार्टे इंटरिम इंजंक्शन पास नहीं करेगी। यानी कि जेम्स को बिना सुने इंजंक्शन की एप्लीकेशन फाइल, इंजंक्शन की जो एप्लीकेशन है उसको कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी। ओके, तो जेम्स एप्लीकेशन फाइल करता है। इसी एप्लीकेशन को हम बोलते हैं 148A की एप्लीकेशन, कैवियट एप्लीकेशन, जहां पे कोर्ट जेम्स सिर्फ इतनी से मांग करता है कोर्ट से कि जब भी एप्लीकेशन आप फाइल करेगा, मतलब मैरी फाइल करेगी, उसी टाइम आप मेरे को बस नोटिस दे देना ताकि मैं अपना नेक्स्ट हियरिंग में डिफेंस प्रिपेयर करके कोर्ट में आऊँ। और इसका ये फायदा होगा कि कोर्ट जो है फिर एक्स पार्टी इंजंक्शन फाइल पास नहीं कर सकता है, बिकॉज उसको जेम्स को पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसी के बाद इंजंक्शन का हियरिंग स्टार्ट होगी। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं कैवियाट एप्लीकेशन। अब जब ये कैवियाट की एप्लीकेशन जेम्स फाइल करेगा ना, तो उसको इसकी कॉपी मैरी को भी भिजवानी पड़ेगी कि मैंने कैवियाट एप्लीकेशन फाइल करी है, एंड इसकी जो नोटिस है वो मैरी को भी जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैरी 7-8 दिन के बाद, 7 डेज के बाद कोर्ट में इंजंक्शन की एप्लीकेशन फाइल कर देती है। अब क्या होगा, अब कोर्ट जो है वो जेम्स को बताएगा, समन्स भेजेगा या फिर नोटिस भेजेगा कि भाई आपके खिलाफ एक इंजंक्शन की एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है एंड नाउ नेक्स्ट हियरिंग पे आप अपने डिफेंस को प्रिपेयर करके आना। तो ये एक पूरा प्रोसेस है और इसमें जेम्स का हमने फायदा समझ लिया है। इसका यही फायदा है जेम्स का यही फायदा है इसमें कि उसके खिलाफ एक्स पार्टे इंटरिम इंजंक्शन कोर्ट पास नहीं करेगी, उसको हियरिंग का मौका देगी। ओके, तो यही है कैवियट का कॉन्सेप्ट। इसमें जो समझने वाली बात प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक दिन हमको याद रखना है इसमें इसमें ये दिन याद रखना है हमें कि 90 डेज क्लॉज 5 में 90 डेज का कॉन्सेप्ट गिवन है हमें कि एक कैवियट की जो एप्लीकेशन की वैलिडिटी होती है ना, वो 90 दिन तक ही होती है। यानी कि जेम्स ने जो कैवियट की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करी है ना, वो 90 दिन के बाद उसकी वैलिडिटी ओवर हो जाएगी। यानी कि अगर कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया है कैवियट की एप्लीकेशन को, तो वो सिर्फ 90 दिन तक ही वैलिड होगी। 90 दिन के बाद अगर मैरी ने तब तक इंजंक्शन की एप्लीकेशन फाइल नहीं करी हमारे एग्जांपल में, तो उसको जेम्स को 90 दिन के बाद दोबारा से कैवियट की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी।
क्योंकि वो एक्सपायर होगी 90 दिन में। ओके, तो ये हमको प्रीलिम्स का आपसे याद रखना है कि कैवेट एप्लीकेशन की वैलिडिटी कितने दिन तक होती है, वो होती है 90 डेज तक। अब हमारा 148A ओवर हो चुका है एंड अब हम आते हैं 149 पे। 149 बात करता है डेफिशिएंट कोर्ट फीस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल की है और सपोज कोर्ट फीस थी हमारी, इसको भी हम लिख के समझते हैं। सपोज कोर्ट फीस थी हमारी 500 रुपए, 500 रुपए कोर्ट फीस थी, लेकिन प्लेंटिफ के पास 500 रुपए देने का के भी पैसे नहीं है, उसके पास सिर्फ नीचे कर देते हैं 300 रुपए उसके पास सिर्फ प्लेंटिफ के पास। ओके, अब 200 रुपए का क्या होगा, वो कोर्ट को मतलब एप्लीकेशन डाल सकता है कि सर प्लीज 200 रुपए मैं थोड़ा बाद में दे दूंगा या फिर किश्तों में दे दूंगा। ओके, और कोर्ट इस चीज को मान सकता है कि ठीक है, जितने पैसे अभी आपके पास 300 रुपए कोर्ट में सबमिट करो और हम आपकी जो सूट है उसको इंस्टीट्यूट कर देंगे, हम आपको प्लेंट फाइल करने का मौका दे देते हैं, 300 रुपए आप फाइल कर दो कोर्ट में एंड 200 रुपए जो है ये जैसे जैसे कोर्ट में प्रोसीडिंग चलेंगी इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर देना। तो ये कोर्ट एक रिलीफ दे सकता है प्लेंटिफ को। ओके, तो यही चीज हमको इसमें समझनी है। और ये सिर्फ सूट फाइल करने पे आपको प्रिविलेज नहीं मिलती है, अगर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है और उसकी भी कुछ कोर्ट की फीस एप्लीकेशन फाइल करने की भी, उसके लिए भी आप कोर्ट से प्ले कर सकते हो कि जो एप्लीकेशन फाइल करने की कोर्ट फीस है ये हम थोड़ा टाइम आपको बाद दे देंगे, थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में दे देंगे, प्लीज आप थोड़ा भी मेरे को इसमें रियायत दो। तो कोर्ट इसमें रियायत दे सकती है एंड इंस्टॉलमेंट्स में पे करने के लिए ऑर्डर पास कर सकती है। ओके, तो इसमें 149 में यही बोला गया है। बस हमको इसमें ये याद रखना है कि सूट, अपील, अपील के दौरान पे भी ये अप्लाई करेगा और एप्लीकेशन, तीनों के दौरान पे ये चीज हम कर सकते हैं। यानी कि सूट फाइल करोगे तभी भी आप कोर्ट फीस को इंस्टॉलमेंट्स पे करने की बात कर सकते हो, अपील आप फाइल करते हो तो भी है जो आप हैं कोर्ट को बोल सकते हो कि जो भी कोर्ट फीस है वो मैं थोड़े इंस्टॉलमेंट्स में देना चाहता हूँ, कोर्ट अलाउ कर देगा एंड सेम रूल इज विद एप्लीकेशन। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 150 पे। सेक्शन 150 ये बोलता है कि अगर कोई भी कोर्ट अपना जो केस है वो किसी दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर करता है तो जो सेकंड कोर्ट होगा ना उसके पास भी सेम पावर्स होगी एज द फॉर्मर कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल एक कोर्ट है, कोर्ट नंबर ए, कोर्ट एक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना जो केस है वो कोर्ट नंबर बी को ट्रांसफर कर दिया, कोर्ट बी को ट्रांसफर कर दिया। यहां पे कोर्ट बी के पास वही पावर्स होंगी जो कि कोर्ट ए के पास थी। ये नहीं हो सकता कि कोर्ट ए के पास कोई ऐसी पावर थी जो कोर्ट बी के पास नहीं है। ये चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी कि जैसे ही कोर्ट बी में केस ट्रांसफर हुआ है ये माना जाएगा कि कोर्ट बी के पास भी सेम पावर है जो कोर्ट ए के पास थी। तो सेक्शन 150 यही बोलता है बस। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 151 पे। सेक्शन 151 बात करते हैं इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट की, कोर्ट की इनहेरेंट पावर के बारे में सेक्शन नंबर 151 बात करता है। ओके, इसका यह मतलब है कि अगर सीपीसी में किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से लेकर कोई प्रोविजन नहीं गिवन है उस केस में कोर्ट जो है ना वो काम कर सकता है जो कि इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस रिक्वायर्ड है। जस्टिस के लिए जो भी चीज रिक्वायर्ड है वो एक सिविल कोर्ट कर सकता है, इवन दो सीपीसी में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन उस पर्टिकुलर चीज से डील नहीं करता तो भी। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक जस्ट अ सेकेंड,
फॉर एग्जाम्पल एक कोर्ट है, ओके, उस कोर्ट में यह बात हो रही है कि विटनेस को तंग किया जा रहा है, विटनेस को तंग किया जा रहा है, ओके। अब एक सिविल कोर्ट क्या कर सकता है? क्या उसके पास विटनेस प्रोटेक्शन के को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई पावर्स हैं? क्या उसके पास सीपीसी में कोई पावर्स हैं जिससे वो उस विटनेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है ताकि वो कोर्ट में गवाही देने आ जाए? आप सीपीसी पढ़ोगे तो आपको विटनेस प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं मिलेगा। सीपीसी में बात ही नहीं करता है। आप क्रिमिनल लॉ में जाओगे तो आपको दिखेगा कि विटनेस प्रोटेक्शन या फिर विटनेस कंपनसेशन का एक कॉन्सेप्ट है, ओके, बट सीपीसी में आपको कोई प्रोविजन ऐसा नहीं मिलेगा। तो क्या एक सिविल जज ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकता जिससे विटनेस को प्रोटेक्शन मिल जाए? वो बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज सेक्शन नंबर 151 इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट है और वो ऐसा कोई भी डिसीजन ले सकता है इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो सीपीसी स्पेसिफिकली उसके लिए प्रोवाइड नहीं करता है। स्टिल ही कैन पास दैट डिसीजन बिकॉज जस्टिस रिक्वायर करता है। इस केस में जस्टिस रिक्वायर करता है कि विटनेस को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए ताकि वो कोर्ट में आके अपनी गवाही विदाउट एनी डर, विदाउट एनी फियर कोर्ट में आके वो अपनी गवाही दे सके। इसलिए कोर्ट जो है 151 के अंडर ये ऑर्डर पास कर सकता है कि इस विटनेस को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ऐसा ही कोई और ऑर्डर भी कोर्ट जो है वो पास कर सकता है, इवन दो सीपीसी में कोई सेक्शन या ऑर्डर उसे डील नहीं करता है। स्टिल इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट जो है इट कैन पास एनी ऑर्डर्स, ओके। हमको ये चीज समझनी है कि अगर हम एग्जाम में अगर ये चीज आपसे रिटन फॉर्म में मेंस में भी पूछ लेते हैं आंसर राइटिंग में, तो भी आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो है आपका उसको आपको जस्टिस से रिलेट करना पड़ेगा कि जस्टिस क्या बोलता है। अगर आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बदल लिख दोगे ना अपने आंसर में कि इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये चीजें होनी चाहिए, इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्साइंस, ये सब चीजें आप लिख दोगे उसमें अपने आंसर्स में थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए उसे, तो कोर्ट जो कोर्ट ही वैसे चेक करते हैं पेपर्स आपके, हाई कोर्ट या फिर कोई एग्जामिनर, प्रोफेसर्स जो भी आपका पेपर चेक करेंगे, दे विल एक्चुअली उनको बहुत अच्छा लगेगा वो चीज देख के कि इसने हट के थोड़ी बात करी है, इसने थोड़ा जस्टिस, इक्विटी के बारे में बात करी है। बिकॉज जब आप जज बनेंगे ना उस टाइम पे आपको अपना हर डिसीजन में ये देखना पड़ेगा कि इसमें जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्साइंस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आपको ये चीज एग्जामिन हमेशा करनी पड़ेगी। एंड इसलिए अगर आप अपने आंसर्स में भी ये चीज रिफ्लेक्ट करोगे, जिसका एक जस्टिस का कॉन्सेप्ट डाल दोगे, उससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं उस पर्टिकुलर आंसर में। यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स एज कम्पेयर टू योर अदर पीयर्स। अगर आपके पीयर को उसमें या आपके फ्रेंड को उसमें 4 या 5 नंबर मिल रहे हैं तो हो सकता है आपको 7 नंबर मिल जाए। यू विल हैव एन एडवांटेज, यू विल हैव एन एडवांटेज ऑफ 2 मार्क्स। 1 या 2 नंबर का आपको उसमें एडवांटेज मिलेगा अगर आप एक जस्टिस, इक्विटी का कॉन्सेप्ट डाल दो, ओके। तो जब हम मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे तो हम इसको थोड़ा अच्छे से डील करेंगे, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद यू कि जस्टिस का कॉन्सेप्ट हमेशा आपको डालना चाहिए। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 152 पे। 152 बात करता है अमेंडमेंट्स ऑफ जजमेंट्स, डिक्रीज और ऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल ये क्या बोलता है आपको मैं समझा देता हूं। एक सिविल कोर्ट है, उसने एक क्लेरिकल एरर कर दी है, यानी कि मान लेते हैं कि उसने डैमेजेस जो हैं वो 10,000 रुपए अवार्ड करने थे, लेकिन उसने एक 0 गलती से कम डाल दिया डिक्री में और सिर्फ 1,000 रुपए के डैमेजेस अवार्ड किए। यहाँ पे ये गलती जो है कोर्ट खुद से ही ठीक कर सकता है, खुद से ही वो क्लेरिकल एरर। अगर कोई पार्टी कोर्ट के नोटिस में लेके आएगी कि सर आपको 10,000 अवार्ड करने थे, आपने सिर्फ 1,000 रुपए लिखे हैं डिक्री में, पार्टी अगर ये नोटिस लेके आती है, कोर्ट के नोटिस में लेके आती है, तो कोर्ट इस गलती को, इस क्लेरिकल एरर को ठीक कर सकता है। छोटे मोटे एरर्स आप सेक्शन 152 में ठीक करा सकते हो कि सपोज एक पेज छूट गया डिग्री में, पेज स्टेपल नहीं है, या छोटी मोटी और चीजें जो होती हैं वो चीजें आप ठीक करा सकते हो। लेकिन हाँ, पूरी की पूरी डिग्री का रिव्यू नहीं करा सकते 152 में कि सर इसमें आपने एविडेंस अच्छे से अप्रिशिएट नहीं किया है, इसको आप रिव्यू करिए। ये रिव्यू का पावर 152 में नहीं है। यहाँ पे सर छोटी मोटी गलतियों को ठीक किया जा सकता है, क्लेरिकल एरर, अरिथमेटिक एरर, ओके, कुछ एक्सीडेंटल स्लिप हो गया, गलती से कुछ छूट गया लिखना डिग्री में, वो सब चीजें ठीक हो सकती हैं। बट यस, प्रॉपर रिव्यू नहीं होगा इसमें 152 में, ओके। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 153 पे। 153 को एक बार समझने से पहले एक और चीज आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ
कि 152 में ना कोर्ट पार्टी के एप्लीकेशन से भी या फिर खुद के अपने आप से भी वो ये चीज अमेंडमेंट कर सकता है। या कोर्ट को अगर दिख रहा है, खुद से ही दिख रहा है उसको कि मैंने एक क्लेरिकल मिस्टेक कर दी है, मैंने डिक्री में गलत अमाउंट डाल दिया गलती से, तो कोर्ट खुद से ही उसको ठीक कर सकता है। कोई पार्टी अप्लाई करती है या फिर नहीं करती है उससे फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट को अगर दिखता है वो गलती तो वो खुद से भी उसको ठीक कर सकता है। और अगर पार्टी एप्लीकेशन फाइल करती है तो कोर्ट उसको ठीक करेगा ही अगर एक्चुअली में गलती हुई है तो। अब हम आते हैं 153 पे। 153 में एक इंटरेस्टिंग सी बात बोली गई है जिसको आप ऑर्डर 6 रूल 17 से भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। अब देखो ऑर्डर 6 रूल 17 में क्या बोला गया था? इसमें यह बोला गया था कि अगर पार्टी को लगता है कि उसने सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेंट में गलती कर दी है, उसने गलत प्लेंट शुरू में उसने फाइल कर दी थी, उसमें कुछ गलती कर दी थी, तो पार्टी जो है उसको अमेंडमेंट कर सकती है। अमेंडमेंट की बात ऑर्डर नंबर 6 रूल 17 में बोली गई थी, लेकिन यहाँ पे पार्टी एप्लीकेशन फाइल कर रही है कोर्ट में और पार्टी कोर्ट को बोल रही है कि प्लीज आप मेरे को परमिशन दीजिए कि मैं अपनी प्लेंट को अमेंड कर दूं। ओके, लेकिन अगर आप सेक्शन नंबर 153 पढ़ोगे, इसमें लिखा है कि कोर्ट जो है ना खुद से भी इस अमेंडमेंट को कर सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ गलती हो रखी है सूट में, प्लेंट में फॉर एग्जांपल कोई गलती हो रखी है, तो कोर्ट को खुद से ही ठीक कर सकता है। अगर कोर्ट को दिख रहा है कि गलती से पार्टी ने गलत पार्टी का नाम ऐड कर दिया है या फिर उसके नाम की स्पेलिंग गलत से डाल रखी है, किसी डिफेंडेंट की नाम की स्पेलिंग जो है वो गलत तरीके से डाली हुई है, तो कोर्ट जो है खुद से ही अपने आप से ही उस गलती को ठीक कर सकता है। जरूरी नहीं है कि पार्टी आएगी और ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन फाइल करेगी और कोर्ट से प्रे करेगी कि आप प्लीज इसको ठीक कर दीजिए, अमेंडमेंट करने की मेरे को आप परमिशन दीजिए। इट्स नॉट नेसेसरी, कोर्ट खुद से भी इसको ठीक कर सकती है। तो ये चीज हमको याद रखनी है सेक्शन 153 में। ओके, अब हम आते सेक्शन नंबर 153A में। 153 एक चीज बोलता है कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर 41 रूल 11 में किसी अपील को डिसमिस कर दिया था, कोर्ट ने किसी अपील को डिसमिस कर दिया था रूल 11 ऑर्डर 41 में, अपील की बात हो रही है यहाँ पे, तो फिर उस डिसमिसल ऑर्डर में कुछ गलती हो रखी है ना, उसको भी ठीक किया जा सकता है। सेक्शन 153 ये बोलता है कि उस गलती को भी ठीक किया जा सकता है जो कि डिसमिसल ऑर्डर के दौरान कोर्ट ने गलती से कर दी थी। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 153B। ये क्या बात करता है? अब फॉर एग्जाम्पल एक आपको रूल के बारे में पता होगा कि कोर्ट जो होती है ना हमेशा ओपन कोर्ट होती है, यानी कि अगर कोई मैटर चल रहा है ना कोर्ट में, तो आपको पता होगा कि कोई भी पर्सन जाके उस मैटर को विटनेस कर सकता है। अगर आप कोर्ट में जाओगे कभी तो सपोज एनी कोर्ट, यू कैन गो टू एनी कोर्ट एंड विटनेस द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, आप ये चीज कर सकते हो। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा मैटर है एक जो थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, थोड़ा संजीदा मैटर है, या कोई ऐसी हियरिंग है जिस हियरिंग के दौरान कोई सेंसिटिव बात उठ के आ जाती है, तो कोर्ट बोल सकता है कि जितने भी लोग कोर्ट के अंदर मौजूद हैं एक्सेप्ट कोर्ट स्टाफ तो रहेगा ही, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं वो कोर्ट से बाहर चले जाएं, बिकॉज एक सेंसिटिव मैटर पे बात हो रही है। कोई फैमिली मैटर हो सकता है, या कोई फैमिली मैटर्स, नॉर्मली फैमिली मैटर्स जो होते हैं ना उनमें कोर्ट ये चीज कर देती है कि थोड़ा ये घरेलू मैटर है, इसमें बाकी लोगों को सुनना नहीं चाहिए और कोर्ट को खाली होना चाहिए। तो इन केसेस में ओपन कोर्ट को आप क्लोज कोर्ट बना सकते हो और सिर्फ जो नेसेसरी कोर्ट स्टाफ है वही कोर्ट में रहेगा एंड बाकी के लोग कोर्ट से बाहर चले जाएंगे। तो कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है। अब 154, 155 और 156 हमारे रिपील हो चुके हैं एंड इनको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब सीपीसी हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, सिर्फ 157 और 158 बचे हैं, जो कि अगेन इस सिंपल सी बात बोलते हैं कि अगर सीपीसी के स्टार्ट होने से पहले कोई ऑर्डर या रेगुलेशन फोर्स में थी, तो
सीबीसी के चालू होने के बाद भी वो ऑर्डर या रेगुलेशन फोर्स में रहेंगी। ओके अगर वो सीबीसी की उल्टी बात नहीं बोलती हो, यानी कि सीबीसी से कोई डिफरेंट बात नहीं बोलती हो, अगर वो रेगुलेशन या ऑर्डर और सीबीसी के से कंसिस्टेंट रहे वो, तो वो ऑर्डर और रेगुलेशन जो पहले पास हुआ होगा 1908 से पहले, वो सीपीसी के स्टार्ट होने के बाद भी वैलिड रहेगा। तो यही क्रक्स है 157 158 का। अब हमारा ये सीपीसी पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम ऑर्डर्स स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर 1 से लेके आगे के ऑर्डर्स, सारे के सारे ऑर्डर्स हम कवर करेंगे। ओके, आई होप यू लाइक द सेक्शंस पार्ट एंड लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्डर्स पार्ट। थैंक यू सो मच।